morning, students. Myself Ronak Priya welcomes you to the daily news feed of Diya, देवघर IAS Academy. आज हम 27 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है CBSE's 2 exam scheme over complicates things. So basically इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि CBSE has come up with a scheme to allow from 2026 students of class 10 to give their board examinations twice in an academic year. ठीक है, अपने एकेडमिक ईयर में क्लास 10 का एग्जाम्स, क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो 2 बार अपीयर हो सकते हैं 2026 से क्लास 10 के स्टूडेंट्स. ठीक है, उसी मैटर पर ये आर्टिकल है, उसके क्रिटिकल एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हुए. ठीक है, तो दिस स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इस मूव का, गवर्नमेंट के इस मूव का बेसिकली एम है, क्या एम है? एम है कि स्टूडेंट पर जो प्रेशर बनता है, स्टूडेंट के प्रेशर को रिड्यूस करना. ठीक है, और उनको एक और अटेम्प्ट देना, गिविंग देम वन मोर अटेम्प्ट टू इंप्रूव देयर स्कोर्स. ठीक है, तो बेसिकली ये जो मूव है गवर्नमेंट का, ये 2 फेज्ड एम के साथ है. एक तो है कि स्टूडेंट पर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना, और दूसरा एम है इसका कि गिविंग स्टूडेंट्स वन मोर अटेम्प्ट टू इंप्रूव देयर स्कोर्स. ठीक है, लेकिन कुछ मैटर्स को यहां पर अनएड्रेस रखा गया है. जैसे जिन मैटर्स को अनएड्रेस रखा गया है वो ये कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर फ्रेम होंगे. अगर आपका मकसद एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट को इंप्रूव करना है तो किस बेसिस पर क्वेश्चन पेपर्स को फ्रेम किया जाएगा, ये एक अनक्लियर है. ठीक है, तो बेसिस ऑन विच क्वेश्चन पेपर्स आर टू बी फ्रेम्ड इज अनक्लियर. और दूसरा है इवैल्यूएशन मेथड्स क्या होगा, टीचर ट्रेनिंग, इन सब पर अभी मैटर अनक्लियर है. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं. राइट, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं. तो सबसे पहला चैलेंज है लॉजिस्टिक्स का. सबसे पहला जो मेजर चैलेंज है वो है लॉजिस्टिक्स का चैलेंज. 2026 में 26 लाख स्टूडेंट्स क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे, और इस तरीके से उसमें 1,72 लाख कॉपीज होंगी. क्या हमारे पास इतने इवैल्यूएटर्स हैं? क्या हमारे पास इतनी लॉजिस्टिक्स है? तो आंसर है नो, वी डोंट हैव दीज मेनी इवैल्यूएटर्स. अगर इतनी सारी कॉपीज हो जाएंगी तो इवैल्यूएशन में दिक्कत आएगी. दूसरा क्या होगा? दूसरा है इसके साथ सिक्योरिटी रिस्क्स भी अटैच्ड है. थर्ड, एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी ओवरलोडेड, राइट. एंड फोर्थ, वी हैव द शॉर्टेज ऑफ इवैल्यूएटर्स, राइट. सेकेंड इज, दिस इज लॉजिस्टिक चैलेंज. सेकेंड इज फाइनेंशियल चैलेंजेस. आपने कहा कि हम 2 बार, साल में 2 बार एग्जामिनेशन लेंगे, बट 2 बार एग्जामिनेशन फीस भी देना होगा. Now what about poor students? They will have to pay the examination fees twice. अब उन लोग के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन है, राइट. उसके लिए आपने अभी तक अनक्लियर रखा हुआ है कि एग्जामिनेशन फीस 2 बार देनी होगी या पोअर स्टूडेंट्स के लिए एग्जेम्पशन होगा, राइट. स्टिल इट इज अनक्लियर. नेक्स्ट इज कि क्या होगा ना कि प्रेशर बनेगा स्टूडेंट्स पर कि सबको एग्जामिनेशन देना ही है. अगर कोई एग्जामिनेशन अटेम्प्ट ना लेना चाहें, दोबारा अटेम्प्ट ना लेना चाहें, तो उनको ऐसा लगेगा कि वो अनफेयर हुआ उनके लिए, राइट. उनको देना चाहिए था. और प्लस क्या होता है, आप ही सोचो कि अगर
यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन साल में 2 बार हो, तो प्रेशर आप पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? द आंसर इज ऑब्वियसली यस, द प्रेशर विल इंक्रीज, राइट? तो इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज होगा, ना कि ये डिक्रीज होने का जो है इसका मेन मोटो है। अगेन इसमें हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो भी इसके बैकड्रॉप्स हैं, जो भी इसकी लैक्यूनाज है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। सेकेंडली कि हम इसको ना एक फेज्ड मैनर में रोल आउट करें बिफोर इट्स नेशनल लेवल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? कुछ स्टेट्स में किन जगहों पर हम सबसे पहले इनको इम्प्लीमेंट करें और फिर देखें कि तब फिर हम इसको फेज वाइज मैनर में नेशनल लेवल पे रोल आउट करें। दूसरा, हम इंटरनेशनल लेवल पर देख सकते हैं जहां पर ऐसे मेथड्स को अपनाया गया है कि उस वहां पर इसके क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े। थर्ड ये हो सकता है कि इसका मेन मोटो होना चाहिए प्रमोटिंग एनालिटिकल एबिलिटी विद इन स्टूडेंट्स एंड डिस्करेजिंग रॉट लर्निंग। जो रट्टाफिकेशन की जो मेन ये होती है स्टूडेंट्स में, उसको डिस्करेज किया जाए और एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया जाए। मेन इसका मकसद ये होना चाहिए, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Next article for today is panel seeks comprehensive review of GST framework. GST here stands for Goods and Services Tax, right? We can relate this topic with GS paper 3. So a public account committee, PAC, Public Account Committee will review दिस जीएसटी को रिव्यू करेंगे, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स है जीएसटी में उसको दूर करके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो बेसिकली इस आर्टिकल में 2 मुद्दों पर बात की गई है। जीएसटी के 2 मैकेनिज्म्स पर सवाल उठाया गया है। सबसे पहला है, जो सबसे पहला मुद्दा उठाया गया है वो है अबाउट रिफंड्स, एंड दूसरा मुद्दा है about compliance burden, right? रिफंड्स का क्या है ना कि जीएसटी के अंतर्गत कोई भी रिफंड के लिए, कोई भी रिफंड देने के लिए मिनिमम 60 डेज का टाइम लगता है। लेकिन वही पैक ने सजेस्ट किया है कि इस टाइमलाइन को, जो ये मिनिमम 60 डेज है रिफंड इनिशिएट करने का जो टाइमलाइन, उसको रिड्यूस करना चाहिए। दैट शुड नॉट बी मिनिमम 60 डेज, रादर इट शुड बी रिड्यूस्ड टू मिनिमम 10 डेज, 20 डेज, राइट? सो दिस रिफंड इनिशिएशन टाइम पीरियड शुड बी रिड्यूस्ड। और दूसरा है कॉम्प्लायंस बर्डन। कॉम्प्लायंस बर्डन क्या होता है? कॉम्प्लायंस बर्डन होता है जो फिनेंशियल एक्सपेंडिचर एक फर्म को बियर करना पड़ता है किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब देखो, जैसे जीएसटी है तो कोई भी माइक्रो या मीडियम इंटरप्राइज जो फिनेंशियली लिटरेट नहीं है, उनको अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए उनको एक फिनेंशियल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा। नाउ नथिंग कम्स फ्री, राइट? अब उसके लिए उनको फाइनेंशियल बर्डन बियर करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द compliance burden that a firm has to bear. Now PAC will review all these mechanisms and come up with a solid framework जिससे कि हम इन mechanisms को, इन problems को sort out कर पाएं और जीएसटी के effective implementation को ensure कर पाएं, right? Let's move to the next article for today. Next article is going electric. Now we can relate this topic with GS paper 3. Okay? Now Government of India has come up with several initiatives to promote electric vehicle, right? जैसे FAME scheme है, faster adoption and mechanization of electric vehicles, right? So FAME 1, which was launched in 2015 to 19. Then we have FAME 2, and now it is
FAME 3 which is under implementation. अभी FAME 3 चल रहा है, right? Apart from this schemes, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के स्टेप्स रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए, उसने एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइसेस को रिड्यूस किया है और इसके रजिस्ट्रेशन सेल को इंक्रीज किया है, राइट? लेकिन अगर हम बाकी ग्लोबली दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, जैसे आवर नेबरिंग कंट्री चाइना, तो हम ये पाएंगे कि हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन उन कंट्रीज से बहुत कम है. लाइक 4 व्हीलर्स में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं दैट इज लेस देन 5%. लेकिन वही अगर चाइना में देखें तो दिस अडॉप्शन इज एक्चुअली 30 to 40%. सी द डिफरेंस, इट इज ह्यूज, राइट? दिस डिफरेंस इज वेरी ह्यूज. नाउ व्हाट आर द रीजंस कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन है उसमें बहुत कमी है, ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन उतना नहीं है. व्हाट आर द challenges here? So let's see the challenges. सबसे पहला चैलेंज है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, यानी जो इसके बैटरीज होते हैं लिथियम बैटरीज होते हैं और लिथियम के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंड होते हैं. तो इंपोर्ट डिपेंडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? दूसरा है कि इसमें एक टर्म यूज होती है रेंज एंजाइटी. नाउ व्हाट इज दिस रेंज एंजाइटी? क्या है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशंस अर्बन एरियाज में भी, सिटीज में भी बहुत कम प्लेसेस पर लोकेटेड है. फार ऑफ फ्रॉम सिटीज, रूरल एरियाज में तो है ही नहीं. तो इन लोगों को क्या होता है, एक रेंज एंजाइटी रहती है कि कितना दूर जाएंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना? तो क्या होता है कि एक रेंज एंजाइटी भी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पेनिट्रेशन को रोक रही है, राइट? बिकॉज देयर आर नॉट मच चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल राइट नाउ. सो इन दोनों प्रॉब्लम्स को अगर हम एड्रेस कर लें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी मे बिकम ग्लोबल, वी मे बिकम globally self-reliant in the space of electric vehicles, right? We need to do that because this is the demand of the time, right? So let's move on to the next article for today. Next article is the role of communities in conserving water. Now, we can relate this topic with GS paper 3rd. Okay? So this article is because March 22 every year is celebrated as World Water Day. It is celebrated as World Water Day. And it is in this day, 22 मार्च को जब वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, राइट? फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस. जो हमारी प्रेजेंट वाटर पॉलिसीज है उसमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया गया है, बट नॉट एट द लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग. यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वाटर मैनेजमेंट में लेकिन डिसीजन मेकिंग में नहीं है. तो एक अगर ये प्रॉब्लम है तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करें इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, ठीक है? नेक्स्ट इज कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस जो वाटर कंजर्वेशन में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वाटर मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज है कि नॉट ऑल ग्रुप्स आर इक्वली अफेक्टेड. कुछ ग्रुप्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, जैसे दलित्स, आदिवासीज, वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, राइट? और दूसरा स्मॉल फार्मर्स. तीसरा इट इज द विमेन इन हाउस होल्ड्स, जिनको कि बहुत सेवरल किलोमीटर से वाटर ढो करके लाना पड़ता है उन एरियाज में जहां वाटर स्कैर्सिटी है. फर्स्ट दिस इज द थिंग. दूसरा है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. जैसे अगर वाटर है, ठीक है, फॉरेस्ट है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, तो आप देखो वाटर को मैनेज करेगा इरिगेशन डिपार्टमेंट,
फॉरेस्ट को मैनेज करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लैंड एंड एग्रीकल्चर को मैनेज करेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, फार्मर्स को मैनेज करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है कि जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो ठप हो जाती है, वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाती, राइट। सो लैक ऑफ इंटीग्रेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम हियर। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इसमें एक बेहतर ये हो सकता है कि हम जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओरान आर द सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड फॉरेस्ट्स इन राजस्थान, जिसको रिलीजियस पर्पसेस के लिए वहां की जो कम्युनिटीज हैं वो ओरान को ग्रो करती हैं, कंजर्व करती हैं उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से, ठीक है। इससे क्या होता है कि वहां पर वाटर रिटेंशन भी अच्छा है, ग्राउंड वाटर रिटेंशन भी अच्छा होता है और जो नेचुरल रिजर्व्स हैं वो भी कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज नेचुरल कैचमेंट एरियाज। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि हमको नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, राइट। प्लस और भी हम ये कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि हर इकोसिस्टम की अपनी डिमांड होती है, डेजर्ट की, हिली एरियाज की, प्लेन एरियाज की, अगर वो स्वैम्प एरिया है, सबकी अपनी इकोसिस्टम है, राइट। तो सबकी अपनी इकोसिस्टम है तो सबकी अपनी वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी होगी जो कि दूसरे से अलग होगी। सो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्म फिट अप्रोच वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हर इकोसिस्टम की अपनी डिमांड है, अपनी अप्रोच होगी, राइट। एंड सेकेंडली दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स सच एज ओरान एंड ऑल्सो वी नीड टू ग्रांट द कम्युनिटी, जैसे हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एनकरेज करते हैं ना वाटर कंजर्वेशन में, वैसे ही हमको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को डिसीजन मेकिंग में भी एनकरेज करना चाहिए, राइट। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल। हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए, कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।